नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जी सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, तो उनसे संबंधित ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, इसमें आप सभी लोगों को जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा और इनको नोट कर लीजिएगा। इनका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चंस का एक पीडीएफ तैयार किया है। ठीक है, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, एक बहुत ही नॉमिनल सा कॉस्ट रखा है मैंने, उसको आप पे करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और इसका फ़ायदा उठाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज का जो पहला प्रश्न देखते हैं वो है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। ठीक है दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का ध्यान रखना। ये लंबाई पहले है, चौड़ाई बाद में है। ठीक है, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न तो यही है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न ये ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तो उस समय अनुपात भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम फिलहाल देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होगा राष्ट्रीय ध्वज का, वो होता है 3:2। ठीक है, अगर यहीं पे लंबाई की जगह पे चौड़ाई होता और चौड़ाई की जगह पे लंबाई होता तो अनुपात इसका जो होता वो होता 2:3। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 3:2 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए में काला गहरा, नीला समुद्री, नीला हरा, काला। देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं ये गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत लिख गए हैं, उसके लिए आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गहरा नीला। ठीक है, क्या होगा? गहरा नीला इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का जो रंग होता है वो गहरा नीला होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज का जो अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, दुनिया का सबसे सुंदर राष्ट्रीय ध्वज है, उसके बीच में आपने चक्र देखा होगा। इन चक्रों में कितनी तीलियां होती हैं। ठीक है, अब कोई सा भी चक्र है अगर बन रहा है तो उसमें तीलियां होंगी। तो इसमें कितनी तीलियां हैं हमारे जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है 24 तीलियां। कितनी? 24 तीलियां हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। ठीक है, तो अब भाई राष्ट्रीय ध्वज बना है तो उसको किसी ने बनाया भी होगा। ठीक है, उसका डिजाइन किसी ने किया होगा। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। यहाँ पे मैंने उन एग्जाम्स का नाम नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों, हमारे भारत का, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो पिंगली वेंकैया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम है। ऑप्शन है सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, हिंद देश का प्यारा झंडा, जनगण मन। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है जनगण मन। ठीक है, वो आप हर दिन स्कूल में गाया करते थे। ठीक है, राष्ट्रीय गान। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, तो इसका जो सही आंसर है वो गाया गया था 1911 कलकत्ता में। ठीक है, 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में
गाया गया था। ठीक है, कहाँ गाया गया था? कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें सर्वप्रथम इसको गाया गया था 27 दिसंबर के दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से या संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? ठीक है, तो सीधी सी बात कहेंगे हम लोग कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है। ठीक है, अपने देश का जो राष्ट्रगान है उसको गाने में कितना समय लगता है, तो उसको गाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 52 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, कितने लगते हैं? 52 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, अब इसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने, ठीक है, हमारे जो भारत का जो राष्ट्रीय गान है इसका जो हिंदी संस्करण, आपको पता है कि पहले बांग्ला में लिखा गया था ये, ठीक है, लेकिन उसके हिंदी संस्करण को संविधान ने कब इसको भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था या अपनाया था? ठीक है, तो हमारा जो संविधान है, संविधान सभा ने हमारे इस राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, और राष्ट्रगान के हिंदी संस्करण को अपनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शंस देखिए, जनगण मन अधिनायक जय हे, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा। तो इसका जो सही आंसर है वो है वंदे मातरम। ठीक है, इस गीत को गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। इसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, और चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में गाया गया था। ठीक है, कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? मतलब किस ग्रंथ से लिया गया है? ठीक है, ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, भारत भारती, कठोपनिषद, आनंद मठ। तो आनंद मठ से लिया गया। किस ग्रंथ से? आनंद मठ से इसको लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है राष्ट्रगीत से। ठीक है, आकाशवाणी और दूरदर्शन का जब दिन का शुरुआत होता है, दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले राष्ट्रगीत बजाया जाता है। ठीक है, आप कहेंगे राष्ट्रगान क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, आकाशवाणी और दूरदर्शन एक ऐसा माध्यम है, ठीक है, जो फ्री टू एयर है, सबके लिए है। ठीक है, उसमें कुछ लोग जागरूक नहीं होंगे कि हमारा राष्ट्रगान जब बजता है तो खड़ा हो जाना, उसके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जब राष्ट्रगान बजे रेडियो टीवी पर, तो उस समय लोग खड़े ना हों। ठीक है, लोग खड़े ना हो उसके सम्मान में, तो क्या होगा? राष्ट्रगान का अपमान होगा। इसलिए यहाँ पर राष्ट्रगीत बजाया जाता है। वैसे बजाने को तो राष्ट्रगान भी बजा सकते हैं, लेकिन दिक्कत वही है कि सभी लोग सम्मान में खड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से राष्ट्रगान को नहीं बजाया जाता है, राष्ट्रगीत को बजाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं मध्य भाग, आधार भाग, शीर्ष भाग, पूरा भाग। तो सारनाथ में जो राष्ट्रीय स्तंभ बना हुआ है, ठीक है, वो उसका जो शीर्ष भाग है उसको लिया गया है। किस में लिया गया है? राष्ट्रीय प्रतीक में लिया गया है। ठीक है, शीर्ष भाग को, है ना। ये जो राष्ट्रीय स्तंभ है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है। और इस स्तंभ के जो शीर्ष पर आप कुछ बना हुआ देखेंगे, वो होते हैं 4 शेर। ठीक है, उसका आपने कई बार चित्र देखा होगा पैसों पर, ठीक है, सिक्कों पर और नोट पर भी आते थे। वो 4 शेर होते हैं। ठीक है, और पीठ से पीठ लगाकर बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में बहुत सारे पशु हैं। ठीक है, कोई एक ही नहीं है कि ये शेरी बैठे हुए हैं। ठीक है, उसमें और भी हैं, लेकिन वो नीचे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं इस ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन है सिंह, सांड और घोड़ा, हिरण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है उसमें हिरण नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? हिरण उसके अंदर नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक में 4 शेर बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं शीर्ष पर,
एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा और एक सांड, ठीक है, और सिंह इसमें दिखाई पड़ते हैं, जो घंटी के आकार के कमल के ऊपर बीच में आने वाले चक्र द्वारा अलग अलग किए गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 4 दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या 4 दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो ऑप्शंस है कोल्लम संवत, शक संवत, विक्रमी संवत और ग्रेगोरियन संवत। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है शक संवत। ठीक है, क्या है? शक संवत है। और भारत सरकार ने 1957 में इसे देश के राष्ट्रीय पांचांग के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग प्रथम मास होता है। तो राष्ट्रीय पांचांग में जो प्रथम मास होता है वो कौन सा मास होता है? तो वो होता है, मास मतलब महीना। कौन सा महीना होता है राष्ट्रीय पांचांग में, यानी शक संवत वाले पांचांग में? तो वो होता है चैत्र का महीना। ठीक है, और ये पहला महीना होता है। आखिरी महीना की अगर हम बात करें तो क्या होता है? तो वो होता है फाल्गुन। ठीक है, क्या होता है? फाल्गुन होता है। ठीक है, अगला, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग में अंतिम मास होता है, आखिरी मास, आखिरी महीना पूछा गया है वर्ष का संवत, शक संवत के हिसाब से। तो आखिरी महीना जो होता है वो होता है फाल्गुन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन से तेंदुआ, चीता, सिंह और बाघ। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं चीता, सिंह और बाघ में। ठीक है, कुछ लोग सिंह भी बोल देते हैं, कुछ लोग बाघ भी बोल देते हैं, कुछ लोग चीता भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर मैं बता दूं आपको, आज से याद रखना आप लोग कि भारतीय या भारतीय राष्ट्रीय पशु या भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो क्या है? वो बाघ होता है। ठीक है, क्या होता है? बाघ होता है। अगर आप सिंह कहते हैं, शेर कहते हैं, तो आप अपनी जगह पे ठीक हैं, क्योंकि 1973 के पहले जो था वो भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो शेर ही था, सिंह ही था। लेकिन 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, और इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था। तो 1973 ईस्वी के बाद से ये जो बाघ भैया हैं, ये जो हैं भारत के राष्ट्रीय पशु हो गए, और बाकियों को क्या कर दिया इन्होंने, मतलब सिंह को क्या कर दिया? रिटायर कर दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था? ठीक है, अगर बाघ से पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु कौन था उसकी बात करें, तो यहाँ पर अब जो है आंसर सही हो जाएगा आप लोगों का, सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिंह इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 1973 से क्या हो गया था? बाघ जो था क्या बन गया था? बंगाल टाइगर जो था वो राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और 1973 से पहले सिंह हमारे देश का राष्ट्रीय पशु था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है? ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था, हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है? क्या है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो है सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते हमारे देश का क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये है इसका सही लिखा हुआ, सत्यमेव जयते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो आप लोगों को आपके एग्ज़ाम की तैयारी में सहायक सिद्ध होगी। तो इसी के साथ ही आज के इस वीडियो में विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।